हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जो फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हैं उसको हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था और हमें एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। क्योंकि आपको पता है हम बेसिक को इस तरह से करते हैं कि ना सिर्फ हम बेसिक सीखते हैं बट उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम बेसिक वाली वीडियो में ही सीख लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली ये वीडियो पर आया है, क्वेश्चन देखने के लिए आया है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो बेसिक अच्छे से देख लो, उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आपको पता है, इसका मतलब ये है कि चलो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूं। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। आपको पता है इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। बट अगर वो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर का सिलेक्ट, कोई नंबर को सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो ये हो चुका है। अब उसके बाद बाकी जो अगला कार्ड है मुझे 1 3 4 5 6 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिपीट नहीं कर सकता। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो फाइंड ई एक्स का मतलब आपको पता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? मीन। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे सीखा था कि ई एक्स का मतलब होता है मीन। ठीक है, चलो वो बात की बात है। हमें पहले ये क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि हम हर एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम उसको एग्जाम में बैठे सॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता केस एक्सरसाइज का। तो ये हमें क्लियर है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। ऐसा करते हैं, मैंने सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि ये कॉइन वाला या वो बोलते हैं ना उसको डाइस, उसका क्वेश्चन तो नहीं है। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले ना देखो, इसकी ना आपको सैंपल स्पेस लिखनी आनी चाहिए। मैं सैंपल स्पेस हमेशा बोलता हूं कि अगर तो वो इम्पॉसिबल है, जैसे उसमें 216 केस है, जैसे कॉइन में होता है, सॉरी डाइस में होता है, उसको 3 बार थ्रो करेंगे, वो तो लिखनी इम्पॉसिबल है। बट अगर हम मतलब कि वैसे आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस का फेस वो दिखने में कैसी होगी। तो अगर आपको यहां पर देखो, इसकी अगर मुझे सैंपल स्पेस लिखनी है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। यहां पर मान लो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, 1 से चलते हैं। अब अगर मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, 1 तो निकल चुका है, तो 1 के साथ 2 आएगा। अब ये भी हो सकता है 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ठीक है, 1 के साथ 1 नहीं आ सकता क्योंकि वो तो फिर विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट भी आ जाए तब आप यहां पर 1, 1 भी कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये हो गए 1 के केस, सेम 2 के लिखेंगे, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये आपको पता है कि 2 नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसकी सैंपल स्पेस 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कौन सा मिसिंग है इसमें? आप मेरे को बताओ। 1 1, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट अगर 1 निकल चुका है तो दोबारा नहीं आएगा। सेम यहां पर कौन मिसिंग है? 2 2, यहां पर 3 3 4 4 5 5 6 6, ये मिसिंग है। तो अगर ये मिसिंग नंबर यहां पर होते तो ये किसकी सैंपल स्पेस लग रही है? यस, ये डाइस। अगर 2 डाइस को हम एक बार थ्रो करते हैं तो ये उसकी सैंपल स्पेस हमें लग रही है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन माइनर चेंजेस के साथ अगर पेपर में आ जाए, कि विद रिप्लेसमेंट के साथ आ जाए, तो समझ लो 36 केस बनेंगे। अभी हमारे पास ये 30 केस हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 30 बन गए, 6 × 5 30। ठीक है,
तो x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसको लार्जर द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, ये मतलब यहाँ पर लिखा गया है लेट x डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, देयरफॉर x कैन टेक वैल्यूज। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन गलत है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। अब देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये जो स्टेप है ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको ये नहीं क्लियर तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, ये सब कुछ आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। पेपर में जस्ट आप एक लाइन लिख सकते हो, वो बाद में बताऊंगा। तो अगर सेकंड नंबर 6 है या फर्स्ट नंबर कोई भी हो सकता है, वैसे तो ये मैंने वैसे ही लिखा है, तो यहां पर अगर कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4, देखो यहां पर 6 है तो यहां पर 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो 6 तो नहीं होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जर। इन दोनों में सिचुएशन में लार्जर कौन है, 6। सेम वे से अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, 5 है यहां पर। अब यहां में लिखा है एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 6, ठीक है, एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 6, क्योंकि अगर 6 आ गया यहां पर, अगर यहां पर 6 आ गया तो फिर तो लार्जर नंबर फिर से 6 आ जाएगा, उसको दोबारा थोड़ा लिखेंगे। तो 5 के साथ कौन कौन से आ सकते हैं, 5 के साथ ये वाले सभी आ सकते हैं, 1 2 3 4। कौन सा बड़ा है, 5। अब यहां पर 5 और 6 तो दोबारा आ चुके हैं, 5 और 6 को छोड़ दो, यहां पर 1 2 3 आएंगे, उन सब में से बड़ा नंबर कौन है, 4। तो यहां पर 4 5 6 आ चुका है, छोड़ दो। 3 के साथ 1 और 2 आ सकते हैं, तो बड़ा कौन है, 3। यहां पर 2 है, अब 2 के साथ 3 4 5 6 कोई भी नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 1 तो 2 में बड़ा कौन है, 2। अब यहां पर मैं आपको समझाया एनी, अगर यहां पर मैं 1 लिख लूं, x को 1 लिख लूं, मतलब ये वाली वैल्यू 1 है, जैसे ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी नंबर आए, आप मेरे को बताओ, अगर यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर अब 2 3 4 5 6, तो किसी भी कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह से हमेशा या तो इसका आंसर 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर है। तो इसका आंसर 2 और 3 और 5 और 6 आ सकता है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब वो पहले से लिखे हुए हैं। तो इसलिए x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती। तो इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप अपने नोट्स देखो तो आपको पता लग जाए कि x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है और 1 जो है वो क्यों नहीं आ सकती। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 2 3 4 5 6। आप जस्ट एक लाइन लिख के आ सकते हो कि x कैन टेक वैल्यू 2 3 4 5 6। तो आपने पेपर में जस्ट इतना लिखना है, यहां पर मुझे आपको समझाने में टाइम लग गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर। अब देखो, आपको जस्ट पेपर में यहां पर इतना ही लिखना है कि x कैन टेक वैल्यू 2 3 4 5 6। जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया वो जस्ट आपके समझने के लिए। अब देखो, ये सैंपल स्पेस मैंने दोबारा से लिखी है ताकि मैं आपको, क्योंकि अब जो मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ वो भी थोड़ा सा हम देख के लिखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स आएंगे उसमें, तो वो भी समझने वाली बात है। तो यहां पर मैंने बार बार नहीं लिखेंगे एक चीज को, इन सैंपल स्पेस ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सभी इवेंट्स अलग अलग हैं। देखो, अलग अलग का मतलब क्या है, 1 2 का लेना देना 2 3 से कुछ नहीं है। ये मत सोचो कि 2 और 2 कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर 1 2 इवेंट होता है तो उसका 2 3 इवेंट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब देखो, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2। अब जो समझने वाली बात यह है कि इसमें केसेस कौन कौन से आएंगे। अब देखो, आपको पता है, जो मैंने आपको पीछे समझाया अभी सारा कुछ, तो अगर x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब लार्जर नंबर 2 है। x का मतलब क्या है, लार्जर नंबर 2 है। तो अगर लार्जर नंबर 2 है तो इसका मतलब मुझे जो भी अब यहां पर लेने हैं केसेस, मुझे यहां पर जो भी केसेस लेने हैं वो मतलब कि उसमें 2 लार्जर होगा। तो ये वाला केस और ये वाला केस, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 लार्जर है, तो इसमें 2 ही केस आएंगे। ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये सारे इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसको मैं प्लस में, कॉमा को मैं प्लस में लिख सकता हूँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है। 1/2 पूरी सैंपल स्पेस में एक ही है, तो 1/30, टोटल केस 30 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/30। अब मैं कट नहीं कर रहा किसी को भी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि इसमें जो है 3 लार्जर नंबर है।
3 लार्जर, ठीक है। तो ये केस भी आ सकता है, ये केस भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 1 भी आ सकता है। देखो ये वाला 3 नहीं आ सकता ना, ये वाला भी नहीं आ सकता, ये वाला भी, ये वाला भी, तो ये नहीं आ सकते। तो कौन कौन से केस हैं? 1,3, 2,3, 3,2, 3,1। इसमें कितने केसेस हैं? 4। आपको पता है ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसको मैं प्लस में जो है वो लिख सकता हूं। और इन सब की प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो कितनी आ गई? 4/30। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है x इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या कि लार्जर नंबर ऑफ 4 है। तो 1,4 में 4 बड़ा है, ये भी 4 बड़ा है, ये भी 4 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी 4 बड़ा है, यहाँ पर भी 4 बड़ा है, यहाँ पर भी 4 बड़ा है, और कोई भी केस में 4 बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से आए? 1,4, 2,4, 3,4, 4,3, 4,2, 4,1। तो यानी कि इन सबको मैं प्लस में लिख सकता हूं, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज भी आपको पता है। 1/30, 1/30 कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स, मतलब 6/30। अब जो नेक्स्ट केस है वो है x इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, इसमें लार्जर नंबर कौन है? 5। 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 5 5 5। तो इन सब में 5 बड़ा है हमारा। तो 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,1, ठीक है। तो इसको सबको प्लस में लिख लेते हैं। तो अब देख लो, इसको मैंने सबको प्लस में लिख लिया। तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली 8/30। अब लास्ट केस रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे x की लास्ट वैल्यू है 6, मतलब 6 लार्जर नंबर है। तो ये भी उसमें है, ये भी, ये भी, ये सारे नंबर जो हैं ध्यान से देखो, इन सब में 6 बड़ा है। तो ये सभी केसेस हम लिखेंगे। अब आपको पता है ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो सबको ऐड कर देते हैं। तो अब देख लो मैंने सभी को ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 केसेस हैं। तो 10 बार बेसिकली हम 1/30 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल ली, मतलब मेन काम तो हमारा हो गया। अब जस्ट हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। अब देखो ये आपका टेबल है 2 3 4 5 6 के लिए, और ये रिक्वायर्ड उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमें ई एक्स फाइंड करना है। तो ई एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब मीन, मतलब हमें एक्स आई पी आई चाहिए। तो एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4/30, इसलिए मैं नीचे कट नहीं करता, तो ऐड करना ईजी रहता है। 3 4 ज़ा 12/30, 4 6 ज़ा 24/30, 5 8 ज़ा 40/30, 6 10 ज़ा 60/30। तो ऊपर के नंबर्स को ऐड करते हैं कि नीचे तो एलसीएम सेम है। 60 और 40 100, 124, 136, 140/30। तो देयर फोर ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? समेशन एक्स आई पी आई। तो विच एम्प्लाइज ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 140/30। तो इसको आप कट कर सकते हो। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया
जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में समझने वाली दो ही बातें थी, एक तो कि एक्स क्या है। अब सबसे पहले फर्स्ट हमें 6 पॉजिटिव इंटीजर दिए गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, ये वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो एक्स है। तो यहां पर एक और बात समझने वाली है कि इसकी सैंपल स्पेस जो है विदाउट रिप्लेसमेंट थी, मतलब अगर हमने 1 निकाल लिया तो 1 दोबारा नहीं आएगा, मतलब जितने भी डबलेट वाले केस हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं आएंगे। तो 1, तो उसमें हमने ये सारे पेयर बना के देख लिए, आपके सामने ये सारे पेयर हैं, 30 केस बनते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि 2 भी आ सकती है, 3 4 5 6, और ये भी बताया कि 1 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि 1 किसी के साथ भी पेयर बनाएगा तो 1 हमेशा छोटा नंबर होगा, मतलब 1 तो कभी इसका आंसर आ नहीं सकता। और इसमें समझ में कुछ भी नहीं है। आई होप इसको मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपको पढ़ के लगेगा कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस। फेयर का मतलब डाइस बिल्कुल एक्यूरेट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो जस्ट आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं बता देता हूं कि ये एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, सेम क्वेश्चन था, सब कुछ सेम था, बस यहां पर मीन था और यहां पर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, मतलब मुश्किल पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके मन में होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है, तो वो मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूं। अब देखो आपको पता है अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो ये सैंपल स्पेस बनती है। पेपर में आप बनाओ चाहे ना बनाओ, हमेशा बोलता हूं, बट इसको मतलब ये लिखने का मतलब कि रीज़न यही है कि ये आपके मन में होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने लिख लिया, पहले लिख लिया, बार बार नहीं लिखेंगे कि ऑल द इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी इवेंट हम देख लें, मतलब अगर 1 1 की बात करें तो उसका 4,3 से कोई लेना देना नहीं है, ये हो चाहे ना हो, ये तब भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आपको पता है एक्स रैंडम वेरिएबल है, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं, देयरफॉर एक्स कैन टेक वैल्यू। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, इसका भी यही है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अब देखो इस चीज़ को आपको फील करवाने के लिए मैंने बना के दिखाया कि एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। अब देखो यहाँ पर ना 1 से स्टार्ट कर लो, अब देखो यहाँ पर भी 1 आ सकता है, तो इसका आंसर 2 आएगा। ये भी हो सकता है यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 आ जाए, तो इसका सम 3 होगा। 1 + 3 4, 1 + 4 5। हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है। तो 1 वाले सारे केस खत्म हो गए। अब 2 की बारी करते हैं। देखो अब 2 के साथ 1 है तो 3 आएगा, तो वो हो चुका है, ये सारे हो चुके हैं। 2 5 7 आएगा, ये भी हो चुका है। तो 2 और 6 कितना आएगा 8। अब 3 वाली बात करो, देखो 3 5 8 हो चुका है, तो 3 6। सेम वे से ये सारे हो चुके हैं, 4 6 रह गया, इसका सम कितना होगा 10। ये सारे हो चुके हैं, चेक कर लो, 5 4 9 होता है, 5 3 8, ये सब आ चुका है। 5 और 6 11, सारे हो चुके हैं, 6 और 6 12। तो ये हमारी एक्स की वैल्यूज हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, इतना कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने मन में कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज जो है वो लिख सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूं। अब देखो पेपर में जस्ट आपको इतना लिखना है कि एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x = 2 की बात करते हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन से केसेस आएंगे, तो मैंने रफ में यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि x = 2 का मतलब क्या है, सम 2 है, तो 2 सम जो है वो कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ यहीं पर आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे हम 1,1, और मैं आपको बता चुका हूँ ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इक्विलेटरली इवेंट्स हैं, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम 1/36। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि एक केस इसके फेवर में, टोटल 36 है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, x = 3, प्रोबेबिलिटी x = 3। अब आपको पता है इसमें 1 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, तो इसको लिख लेते हैं 1,2, और किसी का भी सम 3 नहीं बन रहा, आप चेक कर लो।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1, क्योंकि ये मतलब कि आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो कॉमा को या और को मैं प्लस में लिख सकता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, 1/36 तो मतलब 2/36। अब देखो सेम वे से नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4। कौन कौन से केस आएंगे? 1 3 2 2 3 1। तो इसको मैं लिखूंगा 1 3 2 2 3 1। अब मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये सब कुछ मतलब कि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 1/36 1/36 प्लस 1/36 मतलब 3/36। अब देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो हमने 26th एग्जाम्पल की थी। अब देखो ये 36th एग्जाम्पल है, मेरे दिमाग में वैसे ही बात आ गई। देखो यहाँ पर ना मैंने इसको ऐसे किया था कि 1,2 2,1, ठीक है। तो इसके फेवर में 2 हैं, टोटल 36 है। इसको ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, इसको आप प्लस वाली फॉर्म में भी कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरा मतलब यहाँ मैंने प्लस किया है, ये भी एक एक्यूरेट स्टेप है। इसको डायरेक्टली मैंने 2/36 लिख दिया, ये भी एक एक्यूरेट स्टेप है। तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताया। और वहां पर मैंने उस तरह से करवाया, तो यहाँ पर मैं इस तरह से करा रहा हूँ ताकि आपको दोनों मेथड में आप कंफर्टेबल हो जाओ। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट केस है 5। तो 1 4 2 3 3 2 4 1, ये सारे में क्या है, सम कितना है इसका 5 4,1। तो इनको मैं प्लस में लिख सकता हूं। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36 1/36 मतलब 4/36 जो है वो आप लिख सकते हो। अब सेम वे से 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 सब में 6 बन रहा है। तो 1,5, उसके बाद 2,4 3,3 4,2 5,1। तो इन सब में जो है वो सम जो है वो 6 बन रहा है। अब इन सबको भी मैं प्लस में लिख सकता हूं। तो अब देख लो मैंने सबको प्लस में लिख दिया। तो सब की प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस 1/36 1/36 1/36 1/36 तो 5/36। तो x इज इक्वल टू 7 की बात करते हैं। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 सभी केसेस आएंगे। 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1। तो सभी को मैं प्लस में लिख लेता हूं। तो विच एम्प्लाइज सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 कितनी बार है, 6 बार। तो इस तरह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली 6/36। अब जो नेक्स्ट केस है उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 8 की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 आएंगे। तो वो लिख लेते हैं 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो ये 5 केसेस हैं, सभी को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि सारे क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये मैंने इनको ऐड कर लिया। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज आपको पता ही हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 5/36। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू 9 3 6 4 5 5 4 6 3। तो ये लिख लेते हैं। तो इनको हम सम
में लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाई, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी आ गई, 4/36। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 10, 4 6 5 5 6 4। तो 4 6 हमें लिखना काफ़ी पड़ रहा है, बट क्वेश्चन में एज सच मुश्किल नहीं है। अब खुद सोच के देखो, अब क्या प्रेफर करोगे। आपको पेपर में एक कोई क्वेश्चन आता है 5 या 3 मार्क्स का, वो थोड़ा सा लेंथी है, अब वो प्रेफर करोगे या आप ये प्रेफर करोगे क्वेश्चन बहुत छोटा सा था बट आपको आता नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने में, आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो x इज इक्वल टू 10, सबको हम सम में लिख लेते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज भी मेरे को पता है, 3/36। अब ये हमारा नेक्स्ट केस है 11, 5 6 और 6 5। तो अब हमारा केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो ये दो केसेस में 11 सम बन रहा है इनका, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 6 प्लस 6 5। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ मेरे को पता है, 1/36 प्लस 1/36 मतलब 2/36। अब लास्ट केस रह गया। अब देखो ये आपका लास्ट केस है, तो इसमें एक ही केस आएगा 6,6। तो सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं हमारे। तो 6,6 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें, बट क्वेश्चन ईजी था। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए हमें मीन की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने बड़ा वाला टेबल बनाया। ठीक है, तो मीन की वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू होती है EX² माइनस EX²। पहले EX की बात करते हैं। EX का मतलब होता है मीन। तो x को PX से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2/36, 3 2 6/36, 12/36, 5 4 20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36, 12/36। तो इनको ऐड करते हैं कि सबके नीचे 36 है। 8 20 40 70, 70 में 42 ऐड करेंगे तो 112, 112 में 40 152, 152 में 36 ऐड करते हैं 188, 30 ऐड करो इसमें 218, 22 ऐड करो 240, 12 ऐड करो 252/36। तो ये हमने बेसिकली देखा जाए तो मीन निकाले। इसको सॉल्व भी करेंगे, तो इसको एक बार छोड़ दो। अब x², क्योंकि हमें EX² भी चाहिए। इसका स्क्वायर कितना होगा, 4, इसका स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। अब इसको मैं x² को PX से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा PX। तो 4/36, 9 2 18/36, 48/36, 25 को 4 से करेंगे तो 100/36, 36 को 5 से करेंगे 180/36, 294/36, 320/36, 324/36, 300/36, 242/36, 144/36। अब इनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो इनको हम सबको ऐड करेंगे तो आएगा 1974/36। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता हमने 2 टोटल किए थे, तो XI/PI को हम बोलते हैं मीन। तो मीन तो आ गया आपका 7। ठीक है, EX। अब EX² मतलब x, जहाँ पर हमने x² को PX से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा कट करते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो। 2 9 18, 2 8,
2 7 यहाँ पर 18 आ गया। अब इसको और कट कर सकते हैं 3 के टेबल पर, 3 6 3 3 9, 3 2 6 3 9 तो कितनी आ गई हमारी ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 329/6। वी नो, अब आपको पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है 329/6 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 7 का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स 329/6 माइनस 49। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 329, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 294/6। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करोगे तो 35/6 और इसको अगर डिवाइड करोगे ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाए 6 5 30, 5 6 8 तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब सेम वे से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। अब आपको पता है वी नो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो बेसिकली हमें नया कुछ नहीं करना होता, तो हमें जस्ट वेरिएंस का अंडर रूट करना है। तो विच एम्प्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई 5.833 का अंडर रूट। अगर देखो वैसे तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि इसको सॉल्व भी करना जरूरी है, बट जस्ट आपको एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपका आंसर परफेक्टली मैच हो जाए 2.415। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि सेम एग्जाम्पल हम कर चुके थे एग्जाम्पल नंबर 27। वहाँ पर जस्ट हमने मीन कैलकुलेट किया था, यहाँ पर वेरिएंस भी थी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी था। तो समझने वाली बात इसमें बस यही थी कि सम ऑफ द नंबर्स बोला था, तो 1 1 से मैं स्टार्ट हो गया। इनका 2 आ रहा है, इनका 3, ये सारे 4 हैं, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। ए क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 एंड 20 ईयर्स। मतलब क्लास में 15 बच्चे हैं, उनकी एजेस मतलब एज हमें बताई गई है कि वो इस एज के बच्चे हैं। One student is selected in such a manner that each has same chance of being chosen। अब इसका मतलब यही है कि इक्वली लाइकली इवेंट का क्वेश्चन है कि अगर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है तो किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब 15 बच्चे हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/15 1/15 1/15 है। The age x of selected student is recorded। एज x कैपिटल X लिखा है यहाँ पर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो हमें सब कुछ पूछ लिया हमने 13.4 के बेसिक में जो भी पढ़ा था, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। तो क्वेश्चन बहुत मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको हो सकता है कि पढ़ने में ये मुश्किल लग रहा हो बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमारे पास हमने कॉइन वाले क्वेश्चन किए हैं, हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन किए हैं, डाइस वाले क्वेश्चन किए हैं, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ना जो बच्चों की एज है उसको थोड़ा तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग जो मर्जी लिख सकते हो। इसका पर्पस ये है कि हमें डाटा को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 14 है। 14 कितनी बार आया? 2 बार। सेम वे से उसके बाद 15 एक बार यहां पर आया, 15 जो है वो एक ही बार आया। 16 की बात करते हैं, 16 2 बार आया। 17 की बात करते हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर, 3 बार 17 आया। इससे डाटा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, आपको देखने में आसान लगेगा। 18 है, यहां पर तो नहीं है, यहां पर है एक बार। 19 एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है। 20 एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, 3 बार है।
उसके बाद 21 एक बार यहाँ पर है, एक बार ये देखो 15 हमारे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमने एज को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लिया। अब सबसे पहले उन्होंने एज एक्स बोला है, तो लेट एक्स बी एनी रैंडम, तो एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है, एज, एज ऑफ स्टूडेंट। तो ये एज को दिखा रहा है, एज ऑफ स्टूडेंट। तो एक्स देयरफॉर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्स कैन टेक वैल्यूज। तो यहां पर एक्स का मतलब क्या है, एज। अब एज 14 है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है। इसको दो दो बार थोड़ा लिखेंगे, तो ये एक्स हमारी वैल्यूज ले सकता है। अब जैसे ही हमारा एक्स डिसाइड हो गया, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो यहां पर एक मैं लाइन लिख देता हूं। अब देखो, आपको पता है सारे इवेंट्स इक्विलाइकली हैं, क्योंकि अगर इक्विलाइकली इवेंट्स होंगे तो हम इसको पुरानी अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा गया वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन सच ए मैनर दैट हैज सेम चांसेस ऑफ बीइंग चोजन। तो आपको पता है हमें प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 14 फाइंड करनी है। तो मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, 14 एज वाले कितने बच्चे हैं, या ये समझ लो कि 14 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 बाय टोटल केस कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 15। अब सेम वे से x इज इक्वल टू 15 कितनी बार आया, एक बार ही आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। अब x इज इक्वल टू 16 की बात करते हैं, कितनी बार आया, 2 बार ही आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/15। x इज इक्वल टू 17 की बात करते हैं, कितनी बार आया, आपके सामने है 3 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/15। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसको कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू 18 की बात करते हैं, तो इसके फेवर में एक ही है यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक ही बच्चा है, मतलब 1/15। अब सेम वे से तो x इज इक्वल टू 19 की बात करते हैं, हम 19 के फेवर में 2 बच्चे हैं, तो 2/15। x इज इक्वल टू 20 की बात करते हैं, अब इसके फेवर में 3 बच्चे हैं, तो कितनी आएगी, 3/15। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा 21, इसके फेवर में एक ही बच्चा है, तो 1/15। अब देखो हमने सभी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। क्वेश्चन बहुत इजी है, पूछ बहुत कुछ लिया, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम टेबल जो है वो पहले बना लेते हैं। अब देखो एक ही टेबल पे सभी आंसर आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन चुका है। अब मीन फाइंड करना है, तो x इंटू पी एक्स, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/15, 15 को 1 से करेंगे तो 15/15, 32/15, तो यहाँ पर 51/15, 18/15, 38/15, 60/15, 21/15। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 263/15। अब देखो बेसिकली ये आपके मीन की वैल्यू है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। अब 14 का स्क्वायर होगा 196, इसका 225, इसका होगा 256, 289, 324, 361, 400, 441। अब एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 392/15, 225/15, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512/15, 867/15, 324/15, 722/15, 1200/15, 441/15। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4683/15।
15। ये कैलकुलेशन पार्ट है, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब आपको बताया हमें मीन निकालना है, तो मैं सब वैल्यूज ना आपको लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका मीन है, आपको पता है मीन का फॉर्मूला ये होता है 263 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। अब सेम वे से वेरिएंस को भी देख लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है। तो 4683 ये इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर पी एक्स का सम्मेशन। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये इतना आएगा, माइनस करोगे तो 4.8 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पर सारी कैलकुलेशन को करोगे तो आपका एग्जैक्टली 4.78 आएगा, जो एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है इसका अंडररूट करेंगे तो 2.19, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट एजेस दी गई थी और एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल क्या था, एज। तो एक्स की वैल्यू तो हमें पहले क्लियर है, 14, 15, 16 ये सारी, और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी थी, इक्वली इवेंट्स थे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोजेस अ सर्टेन प्रपोजल। अब इसमें कुछ समझने को है ही नहीं है कि एक कोई मान लो उसमें 100% हैं, ठीक है, 100% है, उसमें से 70, अब आपने मान लो एक प्रपोजल रखा यहाँ पर, ये प्रपोजल है, ठीक है, कंपनी के सामने आपने प्रपोजल रखा, तो 70% मतलब 70 बंदों ने आपका साइड ली आपकी, और 30% आपको अपोज करने की ये प्रपोजल अच्छा नहीं है। ए मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वी टेक x इज इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड, x इज इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर। तो सब कुछ बता दिया हमें, x की वैल्यू के बारे में भी बता दिया, फाइंड ई एक्स एंड वी एक्स। तो ई एक्स और वी एक्स को देखते ही मुझे क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो इसमें एज सच हमें कुछ भी नहीं करना। हमें पता है कि रैंडम वेरिएबल हमें चाहिए, वो हमें डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो हम निकाल लेंगे, वो भी गिवन है। तो थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ है ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब अपोज कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 का मतलब वो फेवर में, तो सब कुछ बताया गया। तो हमें ई एक्स और वी एक्स चाहिए, और आपको पता है ई एक्स का मतलब होता है मीन और वी एक्स का मतलब होता है वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए भी हमें मीन चाहिए, तो मतलब एक्स पी एक्स दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स तो हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, देखो x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, अपोजेस, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ अपोज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 30% अपोज कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 30/100, टोटल बंदे 100 है तो 30, तो 30% का मतलब क्या है 30/100, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर लो, नहीं तो कितना आएगा 3/10। तो ये कट हो गया तो कितना आएगा मेरे पास 3/10। अब सेम वे से x इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब आपको पता है x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इन फेवर। अब फेवर में कितने बंदे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 70%, तो 70/100। अब इसको भी कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7/10। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है। आपको पता है जो मेन क्वेश्चन होता है वो यहीं तक होता है। इसके बाद टेबल है, वो टेबल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका टेबल है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। आपको पता है एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 को इससे करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 7/10। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/10। तो ये तो हमारे पास एक हिसाब से मीन आ गया। अब एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। अब एक्स स्क्वायर को भी पी एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 7/10, और इनका सम भी कितना आ गया 7/10। तो मीन हमारा आ चुका है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी मीन की वैल्यू आपको पता है, ये एक्स पी एक्स को जब ऐड करेंगे तो 0.7, ठीक है। अब वी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू फिल कर दी, 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 0.49, ठीक है। तो 0.74, देखो 0.7 मतलब 7 का मतलब ये होता है कि 0.70 में से 0.49 को माइनस करेंगे तो 0.221 आएगा। तो जो हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट बना बनाया क्वेश्चन था, जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी थी।
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। अब आपको पता है ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा एनसीईआरटी में एमसीक्यू टाइप होते हैं। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। अब ये एमसीक्यू टाइप है बट एक्चुअली में एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब होता है कि वो जल्दी जल्दी वो सॉल्व कर पाएँ उसको, बट ये क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बट ये क्वेश्चन वैसे लॉजिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ोगे, द मीन ऑफ द नंबर्स, हमें मीन फाइंड करना है, ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस, 5 ऑन 1 फेसेस, 5 ऑन 1 फेस। अब कुछ बच्चों को इसकी जो है स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होती, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो डाइस पर हम नॉर्मली कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उन्होंने कहा है कि मीन फाइंड करना है। किसका फाइंड करना, नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई। अगर हमें नंबर डाइस पर हम फेंकेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका हमें मीन फाइंड करना, मतलब एक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 आ सकती थी अगर ये नॉर्मल डाई होता, बट ये नॉर्मल डाई नहीं है। हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, तो 1 को 3 टाइम्स लिखा गया, 2 ऑन 2 फेसेस, 5 ऑन 1 फेस, मतलब 6 फेस होते हैं ना। तो यहाँ पर डाइस में मतलब जो भी डाइस उन्होंने बनाया है उसमें 3 जगह पर 1 लिखा हुआ है, और 2 जगह पर 2 लिखा हुआ है, 1 जगह पर 5 लिखा हुआ है। तो ऐसा डाइस है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो है पहले वो कर देता हूँ। अब देखो जस्ट आपको थोड़ा फील देने के लिए कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ, तो डाइस के मैंने 6 फेसेस बनाए हैं, ठीक है। तो 1 1 1 2 2 5, मतलब हमारा जो डाइस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और सैंपल स्पेस में 1 1 1 2 2 5 आएंगे, जो कि पहले ये होते हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना है। तो आपको पता है अगर मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल चाहिए। तो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑन डाई, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। उसके बाद आपको पता है देयरफॉर एक्स कैन टेक वैल्यू। एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, जो नंबर आएगा उस पर। तो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, और 5 आ सकती है, और तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 1 को बार बार थोड़ा लिखेंगे। अब इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। अब आपको पता है, अब देखो ये वैसे लिखा आपके लिए कि ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, किसी भी इवेंट का कुछ भी आपस में लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की फाइंड करनी है। मतलब आपको पता है 1 का मतलब क्या है कि डाइस पर क्या आया हो, 1। तो डाइस पर 1 कितनी बार आया, 1 1 1। तो 3 टोटल नंबर ऑफ 3 फेवर में केसेस है, टोटल कितने हैं, 6। तो कितना आंसर आ गया, 3/6। इसको मैं कट नहीं कर रहा ताकि बाद में हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि डाइस पर कौन सा नंबर है, 2। अब डाइस पर 2 कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। इसको सीधा डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो 2 फेवर में टोटल कितने हैं, 6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अब 1 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट रह गया, उसको भी करते हैं। x इज इक्वल टू 5। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब डाइस पर 5। अब 5 कितनी बार है, एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली हैं। हमें मीन चाहिए, तो मीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल ली है। तो मीन के लिए हम टेबल बना लेते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका टेबल है, तो इसको बड़ी आसानी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 3/6 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4/6 आएगा, 5 को 1/6 से करेंगे तो 5/6 आएगा। तभी मैंने कट नहीं किया था, इसको ऐड करना बहुत ईजी रहता है। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12/6। तो देयरफॉर हमारा मीन या EX कितना आ गया, आप मेरे को बताओ, समेशन XI/PI, मतलब 12/6। तो इसको कट कर देते हैं, तो कट करके कितना आएगा, 2। तो हमारा मीन कितना आ गया, देयरफॉर मीन कितना आ गया, 2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो हमारी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। समझने वाली बात बस इसमें यही थी कि डाइस जो है उसका फेस कुछ ऐसा है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। और हमेशा से मेरा मोटिव भी यही रहा है कि सोल्यूशन देना होता तो मैं इसको 2 मिनट में करवा सकता हूं आपको,
बट मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर करवा रहा हूं कि आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओ। सो इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो, सपोज दैट द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52, जो डेक ऑफ कार्ड्स बोला गया यहाँ पर, आपको पता 52 कार्ड्स ही होते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एसीज ऑब्टेन्ड एंड वैल्यू ऑफ ई एक्स, मतलब यहाँ मीन पूछा गया है। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने इस एक्सरसाइज को ध्यान से किया, इसकी एग्जाम्पल्स को ध्यान से किया, तो 2 एग्जाम्पल्स के नाम बोलने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 24 में तो हमें एसीज ही निकालने थे, वहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी शायद डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया था। और 29 में हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब कुछ फाइंड करना था, वहाँ पर किंग्स थे। और दोनों क्वेश्चन में जो मेजर डिफरेंस पता क्या था? 24 में विद रिप्लेसमेंट था, 29 एग्जाम्पल में विदाउट रिप्लेसमेंट था। और अगर आप स्टार्टिंग से मेरे से पढ़े तो मुझे आदत है कि मैं हर एक छोटी छोटी बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों ने लेक्चर को ध्यान से सुना है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पर हम विद रिप्लेसमेंट लेंगे या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जिन बच्चों ने लेक्चर को मेरे को अच्छे से फॉलो किया, मतलब मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया, उनको पता है कि ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट का होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो तभी बोलता हूँ कि लेक्चर को ध्यान से सुना करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में पहली बार आए ना, तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा, यार विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखा करो। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, हमें EX चाहिए। तो EX निकालना तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए हमें रैंडम वेरिएबल चाहिए। सैंपल स्पेस तो इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने X को रैंडम वेरिएबल मान लिया, ठीक है, जो नंबर ऑफ एसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो X कैन टेक वैल्यू एस, नॉन एस। तो आपको एस के बारे में पता होना चाहिए, मैंने आपके लिए कुछ एफर्ट्स किए थे। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं। तो 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो ये हो सकता है कि 2 एस आ जाए, नॉन एस कोई आए ही ना, एक एस आ जाए, एक नॉन एस आ जाए, 0 एस आ जाए, दोनों नॉन एस आ जाए। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू जो है वो एस पर डिपेंड कर रही है, तो 2 1 0। तो ये हमारी सारी जो है वो वैल्यूज़ रहने वाली हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ कि ये हम बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो मैं आज यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट से सॉल्व करते हैं। अब एस की प्रोबेबिलिटी 4/52 होती है, क्योंकि 4 एस होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं। नॉन एस मतलब 52 में से 4 गए तो 48 नॉन एस होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से टीचर ने को कम्बिनेशन से किया, वो बिल्कुल सही है। बट कम्बिनेशन कहाँ पर यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना, तो ऐसे सिचुएशन को कि हम कैसे टैकल करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। तो x इज इक्वल टू सबसे पहले 2। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों किंग आ गए, एस आ गए। अब यहाँ पर ना मैं A1 A2 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कार्ड को निकाला, देख लिया, वापस फिर में बीच में रख दिया। तो आपको याद होगा कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने कार्ड को वापस बीच में नहीं रखा। तो इस तरह के में डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी, तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, मतलब विद रिप्लेसमेंट में, तो वहाँ पर हम ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। तो देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखना चाहे लिख लेना, A1 की प्रोबेबिलिटी A1 के निकलने के बाद A2 की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसका मतलब है एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52, ठीक है। 4/52 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एस है, ये टोटल है। एस कितने हैं? 4, टोटल कार्ड 52 है। अब एक एस निकल गया है तो 3 रह गए, यहाँ पर 51। तो नेक्स्ट एस की प्रोबेबिलिटी 3/51 है। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था।
अगर ये विद रिप्लेसमेंट क्वेश्चन होता तो 4/52 4/52। अब इसको कट कर देते हैं, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 13, ये भी कट हो रहा है 17 पर, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 1। अब सेम वे से x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बार एस आया होगा। अब ये हो सकता है कि एस आ जाए या नॉन एस आ जाए, ये हो सकता है कि नॉन एस पहले आ जाए बाद में एस आ जाए। तो इन दोनों को मैं ए एन प्लस एन ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे इवेंट्स क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो फिर से ये जस्ट आपके नोट्स के लिए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम कंप्लीट कर लेते। देखो यहाँ पर थे ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले एस आ गया, उसके बाद एस निकलने के बाद नॉन एस। ये भी हो सकता है कि पहले नॉन एस आ गया, नॉन एस निकलने के बाद एस। तो ये देखो, ये स्टेप ना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये तो जस्ट आपको लिखने में थोड़ा सा देखने में अजीब लग सकता है, बट एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 1, एस की प्रोबेबिलिटी आप मेरे को बताओ 4/52। अब 4/52 है, तो एस तो रह गए 3, नॉन एस 48 ही हैं, और ये कितने रह गए? 51। अब हमें नॉन एस निकालना है, तो नॉन एस के फेवर में 48 एंड टोटल कितने हैं? 51। अब सेम वे से फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब नॉन एस पहले आ गया, तो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 48/52, ये 47 रह गए, ये 51, और एस की 4/51। सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 29 कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको कट करते हैं, तो ये कितना आएगा? 13। ये भी कट हो रहा है, 3 के टेबल पर 16, यहाँ पर 17। तो सेम वैसा ही कट करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? ऊपर 16 है, नीचे 221, 16 है, नीचे 221, मतलब 32/221। अब लास्ट केस रह गया x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों नॉन एस आए, तो इसको मैं n1 n2 लिख देता हूँ। मतलब पहले n1 आएगा और n1 निकलने के बाद n2। तो ये भी बहुत इजी है, अगर आपको बेसिक की समझ है ना, तो फिर ये आपके लिए इजी है। नॉन एस टोटल 48/52, 48/52। अब एक एक कार्ड कम हो गया, 47, यहाँ पर 51, तो 47/51। अब इसको भी कट कर लेते हैं, तो इसको 16 पर, इसको 17 पर, और कुछ कट हो रहा है? यस, 4 4 जा 16, यहाँ पर 13 रह गया। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 188, नीचे 221। तो प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख भी देता हूँ कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया है, और यहाँ पर हम टेबल जो है वो बना लेते हैं। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये आपका टेबल है, हमें EX फाइंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 32/221। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/221। को ऐड करना बहुत ईजी है, 34/221। तो देयरफॉर EX मतलब मीन कितनी होती है? मीन की वैल्यू समेशन XI PI 34/221। इसको हम कट करते हैं, 17 2 जा, इसको तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो विच एम्प्लाइज मेरा मीन कितना आ गया, मतलब EX कितना आ गया? 2/13। ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन D इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, और मैंने हमेशा की तरह अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं
कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आप इस जैसे सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। देखो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप क्वेश्चंस, अगर हमने बेसिक कर लिया, आप क्वेश्चंस को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। देखो अगर सिर्फ यही होता, सिर्फ आप बेसिक ही करके आपका सब कुछ हो जाता, तो फिर तो आप बड़े बड़े टेस्ट सिर्फ बेसिक पढ़ के ही निकाल देते, क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है। देखो बेसिक और क्वेश्चंस करना, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्वेश्चंस तो हमें पता ही है कि बेसिक के बिना ये अधूरे हैं, बट अगर आपने सिर्फ बेसिक कर लिया, क्वेश्चंस नहीं किए, तब आपको बेसिक को इंप्लीमेंट नहीं करना आएगा। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमेशा बात को घुमा फिरा के पूछते हैं। तो वो कोई भी टीचर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। आई होप, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, इसी मोटिव से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। आई होप मैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझा पाया हूँ।